अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। आई एम योर होस्ट हबीब खान और आज हम फिर एक बार बात करेंगे रीट पर। रीट बेसिकली पाकिस्तान में इस वक्त इतनी पॉपुलर नहीं है और क्या इसकी वजूहत हैं, कौन कौन सी रीट पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, किस तरह से उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और जेएस की कौन सी रीट इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। इन तमाम तर चीज़ों के जवाबात हम लेंगे। मुसब इकबाल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रीट इन्वेस्टमेंट्स जेएस के। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि रीट बेसिकली है क्या और क्यों पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर नहीं हो पा रही है। अच्छा देखिए, रीट जो है वो एक, वैसे तो इसका जो फुल फॉर्म है वो एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का है, और रीट एक ऐसी स्कीम है जो अलाउ करती है रियल स्टेट को फ्रैक्शनलाइज कर दे। सो लेट्स से कि अगर एक रियल स्टेट 10-15 करोड़ रुपए की है, उसको फ्रैक्शनलाइज करके हो सकता है कि वो 10 रुपये पर यूनिट पे भी हो जाए, जिसमें वो अलाउ करता है दूसरे इन्वेस्टर्स को भी पार्टिसिपेट करने के लिए, जिनके लिए 10-15 करोड़ पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं। तो रीट तो एक तो ये है। सेकेंडली, रीट वहीकल जो है इन्वेस्टमेंट का वो इतना रेगुलेटेड होता है कि इसके ऊपर बहुत गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, आरएमसी के ऊपर ओवरसाइट होती है ट्रस्टी की, एंड ऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, जो कि टिपिकल एक आप समझें रियल स्टेट कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर अवेलेबल नहीं होती सारी चीज़ें। सो रीट अलोन रिमेन्स अ फार सुपीरियर मैकेनिज्म, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल व्हेन इट कम्स टू रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स। इनके अंदर बहुत सारी रीट, जैसे कि आपने कहा कि हम जानेंगे कि और कौन कौन सी रीट हैं, आपको पता है बहुत सारी लिस्टेड रीट हैं, कोई रेजिडेंशियल के अंदर है, कोई मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट के अंदर है। हमारी 2 रीट्स हैं जिसमें से एक हम बहुत आपने सुना ही होगा, जेएस होटल रीट के नाम से। So those are some of the areas and REITs that has come out to in the country, and we feel कि future real estate और specifically REIT scheme का जो है वो बहुत bright है, because it's although in its infancy but it's growing exponentially. रीट के अंदर 2 किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक अगर मैं सिंपल एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं तो एक रीट स्कीम के 2 स्टेजेस होते हैं, एक प्राइवेट प्लेसमेंट का होता है और एक जब वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है, राइट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की डेफिनेशन है सीसीपी रीट रेगुलेशन के अंदर, अगर आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स हैं देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड देन जब ये सेकेंडरी मार्केट में एग्जैक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जब ये लिस्ट हो जाता है, तो लाइक एनी अदर स्टॉक्स दैट यू ट्रेड इज द सेम वे यू ट्रेड रीट यूनिट्स, क्योंकि वो भी स्टॉक मार्केट पे आते हैं। और वो जो कह लें कि कोई अकाउंट अगर खोलना चाहे कोई इन्वेस्टर आज, तो हो सकता है कि वो 5,000 रुपये से भी अपना अकाउंट ब्रोकरेज में खोल के एंड दे कुड स्टार्ट ट्रेडिंग रीट यूनिट्स। इट्स लाइक द सिमिलर प्रोसेस कि हम स्टॉक मार्केट में जैसे एक अकाउंट खोलते हैं किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ या फिर किसी के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है, वैसे ही इसमें हमने बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और मिनिमम अमाउंट कहा कि 5,000 से आपका अप्रॉक्सीमेटली अकाउंट जो है वो खुल सकता है। इसका मेजर है इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीट्स एंड ऑब्वियसली इसकी मार्केटेबिलिटी। सो लाइक आई थिंक लोगों को बहुत ज़्यादा इस पे नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज़ रीट, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ विल आई गेट माई रिटर्न्स। तो आई थिंक इसके लिए जेएस इन्वेस्टमेंट्स ने अपने वेबिनार्स भी बहुत किए, एंड आई थिंक नुक्ता इज़ डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब by marketing and letting people know what is REIT scheme, how it works. So I think the more we market about REIT, the more people will get knowledge, and maybe then we'll see a huge amount of participation. जिस तरह हमने स्टॉक मार्केट के अंदर देखा, इनिशियली नोबडी वाज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट ऑन अ वेरी अर्ली डेज ऑफ स्टॉक मार्केट, और आज आप देखें तो मार्केट तकरीबन 1,70,000 पॉइंट पर है। सो दैट टेल्स यू द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीजेज विद टाइम वंस पीपल हैव एक्सपीरियंस एंड हैव द राइट नॉलेज। तो आई थिंक रीट का भी यही फेट होगा इंशाल्लाह, और वी फील कि लोगों का इंटरेस्ट रीट में बहुत जल्दी डेवलप होगा। इसकी स्टोरी बहुत एक वैसी है कि हमारे पास जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की तो हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे एवेल्युएट करने के लिए। तो उसके अंदर हमने ये होटल को देखा कि व्हाट आर दे डेवलपिंग, व्हाट इज़ द काइंड एंड व्हाट आर दे बिल्डिंग एक्चुअली, और ये कहाँ बिल्ड हो रहा है। सो हमने जब इन सारे चीज़ों को देखा, इन सारी चीज़ों को देखने से पहले हमने कहा कि लेट्स वर्क ऑन डेटा। And since last 2 years, JS Investments REIT department ने about more than 150 million square feet का data accumulate किया है अपने पास
from Karachi to Nathia Gali, you name it, we have all four Regarding real assets regarding only real estate. So we have 150 million square feet of data right now. So I think that allowed us to have better benchmarking, as in which development has the most amount of merit to be accepted within our REIT fund. तो आई थिंक एक जर्नी थी वो की हमने, एंड फिर हमने इस पर रिसर्च बहुत की. हम हैदराबाद गए, मैं खुद गया हैदराबाद, हमने बहुत डिटेल फीजिबिलिटी रन की, एंड देन वी रियलाइज दैट यू नो दिस हैज द मेरिट टू ब्रिंग इट टू अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि हैदराबाद तो इतना टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में कोई इतनी पॉपुलर स्पॉट नहीं है, बट यू सेड कि आपने 2 साल रिसर्च किया, तो हैदराबाद को कैसे आपने स्पॉट डिटेक्ट किया? जी देखें, हैदराबाद की चॉइस जो है ना वो स्ट्रेटिजिक और डेटा ड्रिवन दोनों है. सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि हम जब वहाँ गए तो हमने देखा कि विद इन द लास्ट डेकेड जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुई है हैदराबाद के अंदर, वो उसकी रियल स्टेट की वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही. तो ये जो एक बहुत बड़ा मिसमैच था ना, तो उसको हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है एक सिग्निफिकेंट कैपिटल गेन का जो हम अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं. तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी चोज हैदराबाद. देन ऑब्वियसली वी सॉ द लोकेशन इटसेल्फ. तो हैदराबाद के जो ये जहाँ जेस होटल रीट का जो एसेट है, दैट्स लोकेटेड इन कासमाबाद रीजन, विच इज़ द न्यूअर रीजन्स ऑफ हैदराबाद, जो कि कासमाबाद, लतीफ़ाबाद है. पुराने रीजन्स जो हैं वो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से देयर सो कंजेस्टेड राइट नाउ कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब एक्सपेंशन होगी, वो कब होगी, इट विल टेक टाइम. बट ओवर हियर आपका मेन हैदराबाद बाईपास पर है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रेडी, कनेक्टिविटी इज़ देयर, एंड इट्स एन अपकमिंग एरिया, राइट. सो हमने इस एरिया को चूज़ किया कि आई थिंक द लोकेशन इज़ राइट. नाउ लोकेशन चूज़ करने के बाद हुआ कि भाई जो हम बनाने जा रहे हैं, डज दैट इवन मेक बिजनेस सेंस. सो जब हमने इसका डेटा रिव्यू किया तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग आई कि वहाँ पे बहुत एक होटेलिया की बहुत ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक पोजीशन है, टू अ पॉइंट के जो कराची के 3 to 5 स्टार होटल के रूम रेंट्स हैं और जो ऑक्यूपेंसी है वो उनसे थोड़ा ज़्यादा है. सो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है ऑफ अ हायर रूम रेंट्स. सो और फिर क्योंकि हम जो होटल लेकर के जो हमारे डिस्कशन में था वो एक ग्लोबली रीनाउंड यूएस का एक ब्रांड है जो हम लेकर के आ रहे हैं, तो वी फेल्ट लाइक दैट दिस इज़ एन ईजी सेल. हेंस सो जब हमें सारी मार्केट डायनामिक्स समझ में आई, हमने सारी इवैल्यूएशन की, तब हमने जाके इस रीट स्कीम के अंदर इंगेजमेंट ली, फिर हमने इसकी अप्रूवल ली और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा रीट फंड इज़ अप एंड रनिंग. हमारी कुछ कॉन्वर्जेशंस हुई थी, बट वी फेल्ट लाइक द वैल्यू जो एक मल्टीनेशनल ब्रांड लेकर के आता है, ऑब्वियसली वो वाली वैल्यू आप क्रिएट नहीं कर पाते विद द लोकल ब्रांड. उनकी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड क्लाइंटल होती है. अब अगर मैं MNCs की बात करूं या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर वो स्टे करना चाहती है, सो देयर फर्स्ट प्रेफरेंस है कि यहाँ पे मल्टीनेशनल ब्रांड होटल कौन सा है. अब अगर मैं आपको बताऊं तो हैदराबाद के अंदर जो क्लाइंटल है लॉजिंग फैसिलिटी का, they are 90% corporate, right? So they're price insensitive. और ये होता है कि अगर तो वो multinational brand आ रहा है, so if they're coming in trying to find a lodging facility, their first recommendation would be to find a multinational hotel, क्योंकि उनके अपने compliance standards होते हैं जो उनको पता होता है एक multinational को कि वो हुए हुए होंगे यहाँ पे, जो कि obviously एक local brand को time लगेगा वहाँ, but they are there. I mean there are other brands जो कि local हैं, बहुत बड़े हैं, they're doing very well for themselves. But I feel like कि जो multinational पे already established compliance standards और clientele standards हैं, वो already we know it already who they are. So I think it helps us a lot in that. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपका जो होटल का प्रोजेक्ट है वो किस तरह से उसकी जो है वो आपने बुनियाद रखी है, लाइक उसमें कितने रूम्स अवेलेबल होंगे, क्या एमिनिटीज़ होंगी, क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक डिफरेंट होगा. हैदराबाद में अभी तक इटसेल्फ कोई ऐसा ग्रैंड स्केल होटल मौजूद नहीं है. अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने हैदराबाद में रिसर्च स्टार्ट की थी तो उस वक्त वहाँ जब हमने होटल्स रिव्यू किए तो उनके पास अमेनिटीज़ कोई नहीं थी. इवन दो वो MNC क्लाइंटल को तो लॉजिंग फैसिलिटी दे रहे थे, बट जनरली जो भी क्लाइंटल आए उसको अमेनिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. सो वी फेल्ट लाइक ए वैक्यूम बहुत बड़ा है. सो देन वी रियलाइज दैट वी नीड टू ऐड दैट अप, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन. सो वी गॉट अ स्विमिंग पूल, F&B, food and beverage area, meeting halls, conventional halls, gym. These are some of the
बेसिक लेवल ऑफ अ 4-स्टार ग्लोबल रैंक के जो होनी चाहिए amenities. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली जो amenities सच एज इवेंट हॉल्स हो गए, मीटिंग रूम्स हो गए, वो भी हैं. अलॉन्ग विद दैट हमारे पास जो है 139 कीज़ भी हैं इसके अंदर, और 139 एग्जैक्टली 139 कीज़ हैं हमारे पास यहाँ पर ऑफ डिफरिंग डिविजन. सो लेट्स से देयर आर सम दैट आर स्टैंडर्ड रूम, Category सम wise, एग्जैक्टली सम दैट आर प्रेसिडेंशियल स्वीट. बट ऑब्वियसली वो मार्केट डायनामिक देख करके हम लोग को वो जो है वो प्लेसमेंट करनी पड़ती है कि ज़्यादातर डिमांड किस टाइप ऑफ रूम की है, किसकी है. सो दोज आर सम एरियाज दैट वी वर्कड आउट ऑन, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू create some level of operational efficiency as well. Obviously जो भी ये सारी developments हैं they are overlooked by the brand themselves. So वो है कि ये it's going to be on a global standard. So that's what we're trying to build over here. ये होटल रीट पाकिस्तान की पहली ऐसी रीट स्कीम है जो कि शरिया कंप्लाइंट है, ग्रीन है, और होटल एज एन अंडरलाइंग एसेट है इसके अंदर. तो बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ फर्स्ट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फर्स्ट एक्सपोजर टू, राइट. आप मुझे बताएं हाउ मेनी इन्वेस्टर्स कैन यू काउंट जो होटल ओन करते हैं. यू कैन काउंट इट ऑन योर फिंगर्स, राइट. But from this REIT scheme, we are allowing our investors to participate in the hotel business. Not exactly business, but basically exposure of the hotel real estate. So, इसमें फ़ायदा क्या है इन्वेस्टर को? ऑब्वियसली इसके अंदर डिविडेंड यील्ड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली अगर आप देखें रेजिडेंशियल हो, रिटेल हो, ऑफिसेज हो, इन सबसे ज़्यादा होती है. तो इसके अंदर पोटेंशियल जो होता है वो डबल डिजिट का हो जाता है. तो क्योंकि अब आपको पता है PIBs की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट के अंदर कि वो नीचे आएंगे, तो हो सकता है सिंगल डिजिट हो जाए, आई डोंट नो, हो सकता है सिंगल डिजिट हो जाए, तब ये और अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएगा. So I think those are some areas where investors can definitely participate and enjoy the hotel REIT in itself. And I think this is first of its offering. I'll keep it specific to Hyderabad because that's where our project is based. तो देखें, होटल जहाँ भी होता है वहाँ टूरिज्म तो ग्रो होता ही होता है, बट वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. मैं अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, मेरी किसी से कॉन्वर्जेशन हो रही थी. ही वाज CEO ऑफ अ कंपनी, अ रिटायर्ड CEO. And he said कि हम back in 90s हम जब फैसलाबाद जाते थे, we couldn't find hotels, so we couldn't expand our businesses. Once the hotel, I think there was one hotel that was there, जब वहाँ पर उनको lodging facility मिली, the business expanded. So the city expanded in economic cycle as well. So we feel that JS Hotel REIT and a hotel asset will become a catalyst of up-leveling the economic activity in Hyderabad. अपार्ट फ्रॉम दैट होटल सिर्फ होने से सिर्फ लॉजिंग फैसिलिटी नहीं मिलती, आपके वर्टिकल्स के अंदर भी बहुत फ़ायदे होने शुरू हो जाते हैं. फॉर इंस्टेंस फूड एंड बेवरेज एक होटल का बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट होता है. तो उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो नियर बाय फार्म से आ रहे होंगे, तो वो नियर इकोनॉमी जो फार्म इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर है वो उसको भी सपोर्ट कर रहा होगा. So I think hotel in itself not only will support the economic expansion but also help and contribute in human development indexes too. अब ये होटल रीट एक US का ब्रांड आ रहा है, ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग देगा वहाँ के लोगों को, यहाँ पे अपस्किल कर रहा होगा. सो आई थिंक ये उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा. सो कलेक्टिवली इट हैज़ अ लॉट ऑफ फंक्शन वंस इट्स देयर. सो वी फील दैट येस, it's the first. I think as a hotel we'll definitely be looking into areas where we could expand this, but if so, so we feel that this REIT scheme has the potential to elevate the economic क्या कहते हैं cycle of the city that we are in. अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो लोकल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्रिएट होंगी इसमें. बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि उनकी ट्रेनिंग्स, उनके आई थिंक जो भी स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबल एक 4-स्टार होटल के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी, और वो उनके लिए एक ट्रांसफरेबल स्किल बन जाएगा कि वो आज अगर इस होटल में हो सकता है कि बहुत सारे उसमें से एंटरप्रेन्योर भी निकल जाए, हु नोस. सो अगेन दिस कैन बिकम द कैटलिस्ट ऑफ चेंज, और वो चेंज होके पॉजिटिव हो. So we feel that this has the potential. So investor will not only be investing in real estate and getting the returns on their investment in monetary terms, but in social terms as well. REIT के जैसे कि फ़ायदे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस के तो हैं. REIT का एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई पैसे बहुत ज़्यादा आप रोक नहीं सकते क्योंकि इसकी 90% डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होती है.
तो मोर देन 90% आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं, आपका क्या तो कहते हैं जो आपके जो भी रिटर्न्स बन रहे होते हैं। तो एक इन्वेस्टर को इसमें तो फ़ायदा ये होता है कि जो भी मेरी इनकम आ रही है दैट्स मोर देन 90% एंड दैट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। हर इन्वेस्टर को मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बट बिकॉज इट्स अंडर द RMC REIT मैनेजमेंट कंपनी एंड द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, दे ऑलरेडी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज द इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक ये बहुत एक इफेक्टिव मॉडल बन जाता है फॉर इन्वेस्टर्स टू टेक पार्ट इन द REIT फंड। सो आई थिंक investors will always be more protective at any point in time in a REIT scheme rather than openly investing into a conventional real estate. So एक तो ये, secondly इसके अंदर फ़ायदा ये है कि पार्टिसिपेशन, हर डिफरेंट एसेट क्लास की पार्टिसिपेशन, आप डाइवर्सिफाई बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर किसी टाइम पे रेजिडेंशियल नहीं चल रहा तो हो सकता है ऑफिसेस चल रहे हो सकता है रिटेल चल रहा हो सकता है होटल चल रहे हो। सो लाइक यू कैन हैव पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर ऑल टुगेदर, सो यू कैन डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, मिटिगेट योर रिस्क एंड एम्प्लीफाई योर रिटर्न्स। थैंक यू सो मच मुसद